नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। वो किसी तरह सोवियत यूनियन पहुंच गए थे, जहां जोसेफ स्टालिन ने उनको अरेस्ट कर लिया एंड नेहरू की कहने पर उनको टॉर्चर करके मार दिया गया, क्योंकि नेहरू जानते थे अगर नेताजी इंडिया वापस आ जाते तो उनकी पोस्ट खतरे में पड़ जाता। और अगर मैं कहूँ नेताजी स्टालिन के हाथ से भी बच गए थे और 1985 तक जिंदा थे भगवान जी बाबा के नाम से उत्तर प्रदेश में, तो शोलापुर की एक बैंक एम्प्लॉय ने ये तक कहा है कि नेताजी उनको डायरेक्ट एसएमएस करते थे। ये क्या बात करता है यार। ऐसे ही बहुत से थ्योरीज हैं नेताजी की मौत को लेकर, लेकिन सच्चाई क्या है? आखिर क्या हुआ था 18 अगस्त 1945 को? क्या सच में नेताजी प्लेन क्रैश में मारे गए थे या सच्चाई कुछ और है? गुमनाम बाबा का रहस्य और वाकई हादसे में हुई थी नेताजी की मौत। वो जिंदा बोस बाबू को कभी नहीं देखा गया और जो देखा गया वो कहानी थी या हकीकत, वो आज तक अंधेरे। 6 अगस्त 1945 इस दिन जापान की हिरोशिमा में एटम बम गिराया गया एंड इसी के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी खत्म हो गया एंड जापान ने एलाइड पावर के आगे सरेंडर कर दिया। जिस वजह से जापान से जो फंड मिल रही थी नेताजी को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, वो भी बंद हो गया। जापान ने भले ही सरेंडर कर दिया हो, लेकिन नेताजी ने कहा हम कोई डिफेंसिव वॉर नहीं लड़ रहे हैं, हम अपने मुल्क को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए हम सरेंडर नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए ज़रूरी था कि नेताजी पकड़े ना जाए, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने क्लोजेस्ट ऑफिसर के साथ कोई सेफ जगह जाएंगे। उन्होंने किसी को बताया नहीं कि वो कहाँ जाने वाले थे, लेकिन उनके साथियों ने माना कि वो मंचूरिया जाएंगे, क्योंकि तब भी मंचूरिया में जापान का कब्जा था। 17 अगस्त 1945 को नेताजी एंड ऑफिसर्स बैंकॉक एयरपोर्ट में असेंबल हुए साइगोन जाने के लिए। नेताजी का शेड्यूल था कि वो बैंकॉक से साइगोन जाएंगे, साइगोन से तुरन, फिर ताइपे जाएंगे, ताइपे से फिर मंचूरिया एंड फाइनली टोक्यो। एज पर द प्लान नेताजी 17 अगस्त को साइगोन से निकले एंड 23 अगस्त 1945 को जापान ने एक स्टेटमेंट जारी किया, जहां पर उन्होंने कहा 18 अगस्त की एक प्लेन क्रैश में नेताजी मारे गए। एज पर द रिपोर्ट नेताजी जैसे ही ताइपे से टोक्यो जाने के लिए टेक ऑफ किए, उनका प्लेन क्रैश कर गया। लेकिन नेताजी के बाकी साथियों का क्या हुआ जो उनके साथ साइगोन में थे? वो क्यों इस प्लेन में नहीं थे? जापानीज रिपोर्ट के हिसाब से नेताजी एक ऐसे प्लेन से जा रहे थे जिसमें सिर्फ 2 ही सीट अवेलेबल थे, इसलिए उन्होंने अपने बाकी साथियों को साइगोन में ही वेट करने को कहा एंड कर्नल हबीबुर रहमान को अपने साथ ले गए। क्रैश करने के बाद प्लेन में आग लग गई एंड जो लोग सामने बैठे थे इंक्लूडिंग नेताजी सुभाष चंद्र बोस, इस आग की वजह से उनकी मौत हो गए एंड बाकी 7 लोग इंक्लूडिंग हबीबुर रहमान जिंदा बच गए। नेताजी की डेथ की खबर पूरी दुनिया में आग की तरह फैल गया, लेकिन बहुत से इंडियन इस न्यूज़ को नहीं माना। उनको लगा ये नेताजी का कोई प्लान है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी नेताजी अपना वेश बदल के हाउस अरेस्ट से भाग गए थे। एलाइड फोर्सेस भी श्योर नहीं थे नेताजी की डेथ की खबर से। वो भी सोच रहे थे कि ये कोई नया प्लान तो नहीं है नेताजी का ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ने के लिए। इसीलिए जापान की ऑफिशियल सरेंडर के कुछ ही दिन बाद एलाइड फोर्सेस ने जापान से कहा नेताजी की डेथ के बारे में इंक्वायरी करने के लिए, जिसके 3 हफ्ते बाद जापान ने एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट पेश किया, जहां पर उन्होंने कहा कि 18 अगस्त 1945 को प्लेन क्रैश हुआ एंड उसी रात नेताजी की मौत हो गया। ये सुन के अंग्रेज तो बहुत खुश हुए, लेकिन अभी भी बहुत से इंडियन इस न्यूज़ को मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि नेताजी की जो दूसरे साथी साइगोन में मौजूद थे उन्होंने कभी नेताजी की डेड बॉडी देखी ही नहीं। इसके अलावा जापान ने भी कभी कोई ऑफिशियल फोटोग्राफ रिलीज नहीं किया नेताजी की डेथ को कंफर्म करते हुए। 1950s में नेताजी की डेथ को लेकर बहुत से अफवाह फैलने लगे, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया था। नेताजी की डेथ की ऑफिशियल इंक्वायरी की डिमांड बढ़ते गए और फिर इस तरह की अफवाह को भी रोकना था, इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया इन्वेस्टिगेशन करने का। इस इन्वेस्टिगेशन की जिम्मेदारी दी गई शाहनवाज खान को, जो नेताजी को पर्सनली जानते थे एंड आजाद हिंद फौज में भी थे। इनके अलावा इस कमेटी में थे नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस एंड इंडियन सिविल सर्विसेज के एस एन मैत्रा। इस कमेटी ने 67 विटनेसेस को इन्वेस्टिगेट किया एंड जो पैसेंजर नेताजी के साथ बैंकॉक टू साइगोन की फ्लाइट में थे उन्हें भी क्रॉस एग्जामिन किया, इंक्लूडिंग हबीबुर रहमान। रहमान ने जापानीज रिपोर्ट को सही कहा और कुछ नई बातें भी बताया। उन्होंने कहा जापानीज ने नेताजी को कहा था कि वो सबको बैंकॉक से टोक्यो सेफली पहुंचा देंगे, लेकिन साइगोन पहुंचने के बाद पता चला उनके लिए कोई सेपरेट प्लेन नहीं था, क्योंकि एलाइड फोर्सेस ने जापानीज से कहा था कि वो उनके परमिशन के बिना कोई भी प्लेन नहीं उड़ाएगा। लेकिन एक प्लेन था जो साइगोन से टोक्यो जा रहा था, जिसमें 11 जापानीज थे और एक सीट था नेताजी के लिए। नेताजी ने इस ऑफर को ठुकरा दिया। उन्होंने कहा कि मैं अपने ऑफिसर्स के बिना नहीं जाऊंगा, लेकिन उनके साथियों ने उनको समझाया कि आपका जाना इंपॉर्टेंट है, आप जाओ, हम बाद में आ जाएंगे।
फिर नेताजी ने जापानीज को रिक्वेस्ट किया कि वो अपने एक साथी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। हबीबुर रहमान मेरे चीफ ऑफ स्टाफ हैं, मेरे साथ जाएंगे। नेताजी हबीबुर के साथ 2 सूटकेसेस लेके प्लेन पर चढ़े। इन सूटकेसेस में था कीमती चीजें जिससे नेताजी अपनी आर्मी को फंड करना चाहते थे। फिर साइगोन से ये प्लेन गया तुरान। ये एक स्टॉप ओवर था। 17 अगस्त की रात सभी पैसेंजर यहीं पे रुके। जब बाकी पैसेंजर रेस्ट कर रहे थे तब पायलट ने मशीन गन, एम्यूशन एंड एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो प्लेन से अटैच थे उनको हटा दिया वजन कम करने के लिए। अगले दिन दोपहर को ये प्लेन ताइपे पहुंचा जहां पर प्लेन को रिफ्यूल किया गया। प्लेन की सीटिंग अरेंजमेंट कुछ इस प्रकार था कि 2 पायलट के साथ 4 क्रू मेंबर फ्रंट पर, एक जापानीज जनरल उनके पीछे राइट पर, नेताजी जनरल के साइड पेट्रोल टैंक के पास थे और हबीबुर रहमान नेताजी के पीछे। ये प्लेन टेक ऑफ करके 20-30 मीटर चढ़ाई था कि प्लेन में एक ब्लास्ट हुआ एंड प्लेन का लेफ्ट प्रोपेलर गिर गया और कुछ ही देर बाद ये प्लेन नोज डाइव कर गया। क्योंकि नेताजी पेट्रोल टैंक के पास बैठे थे इसलिए उनके पूरे बॉडी के ऊपर पेट्रोल गिर गया था एंड जब वो क्रैश प्लेन से बाहर निकले उनके पूरे बॉडी के ऊपर आग लगी हुई थी। किसी तरह हबीबुर ने उनकी आग बुझाया जिसमें हबीबुर के भी हाथ जल गए थे लेकिन उनके कपड़ों पे आग नहीं लगी थी। कुछ देर बाद सबको नानमान हॉस्पिटल ले जाया गया। नेताजी की हालत सबसे सीरियस था, उनकी पूरी बॉडी जल गई थी। चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर योशिमी ने कहा कि मुझे नहीं लगता नेताजी अगले दिन तक सरवाइव कर पाएंगे और हुआ भी ऐसे ही। उन्होंने ट्रीटमेंट जरूर करी नेताजी की लेकिन नेताजी बच नहीं पाए। हबीबुर रहमान, डॉक्टर योशिमी और 2 नर्सेस नेताजी के पास मौजूद थे जब उनकी मौत हुई। सबूत के तौर पे हबीबुर ने अपने जले हुए हाथ भी दिखाया। इसीलिए कमेटी ने कंक्लूड किया कि नेताजी की मौत 18 अगस्त के एक प्लेन क्रैश में ही हुई थी। कमेटी ने कहा नेताजी के अंतिम संस्कार 2 दिन बाद 20 अगस्त को हुआ था एंड उनकी अस्थियों को टोक्यो के रेंकोजी टेम्पल में रखा गया है। इस रिपोर्ट के बावजूद नेताजी की डेथ को लेकर कंट्रोवर्सीज रुके नहीं, क्योंकि रिपोर्ट सबमिट होने के कुछ दिन पहले ही नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने इस रिपोर्ट में साइन करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा कि नेहरू पहले ही जापानीज रिपोर्ट को मान लिया है एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन नहीं चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने शाहनवाज खान को कमेटी लीड करने को कहा क्योंकि उन दोनों का सोच मिलता था। सुरेश चंद्र बोस ने भले ही साइन नहीं किया लेकिन शाहनवाज खान एंड एस.एन. मैत्रेय ने इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट कर दिया जिसको सितंबर 1956 में एक्सेप्ट कर लिया गया। बट 1 महीने बाद सुरेश चंद्र ने दूसरी रिपोर्ट सबमिट किया जहां पर उन्होंने कहा कि कोई एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट नहीं हुआ है और नेताजी की मौत भी नहीं हुई है। फिर 1966 में उन्होंने कहा कि उनके भाई मार्च में लौट आएंगे। अब नेताजी तो वापस नहीं आए लेकिन उनके चक्कर में बाकी लोग भी सोचने लगे क्या सच में नेताजी की मौत हुई भी है या नहीं। इन्हीं कॉन्फ्यूजन्स की वजह से 1960s में एक नया अफवाह फैलना शुरू हुआ। कहा जाता है कि नेताजी प्लेन क्रैश में नहीं मरे थे, वो किसी तरह सोवियत यूनियन पहुंच गए थे जहां पर उनको जोसेफ स्टालिन ने अरेस्ट कर लिया एंड साइबेरिया के जेल में रखे थे और फिर नेहरू के कहने पर उनको टॉर्चर करके मार दिया गया क्योंकि नेहरू जानते थे अगर नेताजी इंडिया वापस आ जाएंगे तो उनकी पोस्ट खतरे में पड़ जाएगा। अब ये थ्योरी इतना पॉपुलर तो नहीं हुआ लेकिन शाहनवाज कमेटी के ऊपर इतना प्रेशर था कि गवर्नमेंट को इन्वेस्टिगेशन दोबारा शुरू करना पड़ा। ये है समर गुह। इन्होंने 1967 की लोकसभा इलेक्शन जीता था वेस्ट बंगाल की कोंटाई कॉन्स्टिट्यूएंसी से। पार्लियामेंट की पहले स्पीच में ही उन्होंने वादा किया था कि वो नेताजी की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जिसमें 350 मेंबर्स का साइन करा के प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट किया, जिस वजह से 1970s में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने जस्टिस जी.डी. खोसला को जिम्मेदारी दिया दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने का एंड समर गुह को कहा इन्वेस्टिगेशन में मदद करने के लिए। अब शाहनवाज कमेटी भले ही ताइवान ना गए हो लेकिन खोसला कमेटी ताइवान भी गए और समर गुहा उस हॉस्पिटल पर भी गए जहां नेताजी की डेथ हुई थी और उस जगह पर भी जहां उनकी अंतिम संस्कार हुई थी। शाहनवाज कमेटी ताइवान इसलिए नहीं गया था क्योंकि तब हमारा ताइवान के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था। खोसला कमेटी ने 4 साल में मोर देन 200 लोगों का इंटरव्यू किया एंड ताइवान के अलावा जापान, सिंगापुर, साइगोन एंड इंडोनेशिया भी गए। उन्होंने हर वो चीज करने की कोशिश करी जो उनकी रिपोर्ट को फुल प्रूफ बनाता, लेकिन इतनी बड़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बावजूद उनका रिपोर्ट भी शाहनवाज कमेटी जैसा ही था कि नेताजी की मौत एक प्लेन क्रैश में ही हुई थी। बट इस रिपोर्ट के बाद भी नेताजी की डेथ को लेकर कंट्रोवर्सीज खत्म नहीं हुआ क्योंकि इस बार समर गुह ने भी वही कहा जो नेताजी के बड़े भाई सुरेश चंद्र बोस ने शाहनवाज कमेटी के बारे में कहा था कि कमेटी ने ज्यादा मेहनत नहीं करी एंड ये रिपोर्ट फुल प्रूफ नहीं है। नेताजी की डेथ के बारे में एक बार फिर लोगों के अंदर डाउट आ गया जब वाजपेयी गवर्नमेंट ने तीसरा कमेटी सेटअप किया।
ये है जस्टिस मनोज मुखर्जी, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई थी नेताजी की डेथ के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। और जहां पिछले 2 कमीशन ने कहा था कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में हुई थी, वही इन्होंने कहा कि एक गलत है, नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी। इन्होंने अपने थ्योरी को प्रूफ करने के लिए 3 आर्गुमेंट दिया। उनका पहला आर्गुमेंट ये था कि एक ऐसे पॉसिबल है कि एक प्लेन क्रैश कर जाए, पायलट, क्रू और नेताजी मारे जाए और बाकी लोग बच गए। उनका दूसरा आर्गुमेंट ये था कि ताइवान की सेंट्रल डेली न्यूज़ ने नेताजी की मौत को रिपोर्ट नहीं किया था। एंड उनका तीसरा आर्गुमेंट ये था कि जापान ने कभी नेताजी की डेथ सर्टिफिकेट क्यों नहीं बनाया। अब आपको ये 3 आर्गुमेंट सही लग सकता है, लेकिन इनके काउंटर आर्गुमेंट भी है। पहला काउंटर है कि बहुत से रिपोर्ट ने दिखाया है कि प्लेन बस 20-30 मीटर ही ऊपर था, तो ऐसा पॉसिबल है कि प्लेन क्रैश करने के बाद कुछ लोग बच जाए और कुछ लोग मारे जाए। दूसरा काउंटर ये है कि जस्टिस मुखर्जी ने मान लिया कि डेली सेंट्रल न्यूज़ ही एकलौती न्यूज़पेपर है, जबकि शाहनवाज कमेटी के हिसाब से ताइवान दीदी शिंपाओ एंड ताइवान नीची नीची शिंपाउन ये 2 लोकल न्यूज़पेपर है जिन्होंने नेताजी की डेथ को रिपोर्ट किया था। तीसरा काउंटर ये है कि जापान वर्ल्ड वॉर 2 हारा था, पूरे देश में कंफ्यूजन था। उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट ये नहीं था कि दूसरे देश के लीडर की डेथ रजिस्टर किया जाए। इन आर्गुमेंट्स के बावजूद जस्टिस मुखर्जी की वजह से बहुत लोग मानते थे कि नेताजी की मौत नहीं हुई है। जो लोग मानते हैं कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, वो लोग इस गुमनामी बाबा थ्योरी में बिलीव करते हैं। इस थ्योरी के हिसाब से नेताजी मरे नहीं थे, बल्कि वो भगवान जी नाम के एक बाबा बन गए थे जो 1985 तक जिंदा थे उत्तर प्रदेश में। इस थ्योरी को पॉपुलर करने का क्रेडिट जाता है अनुज धर को। इन्होंने अपने एक किताब में इस थ्योरी को लिखा था। वो कहते हैं कि वो भगवान जी नाम के एक बाबा से मिले जो इतने नॉलेजेबल थे कि उनको वेस्टर्न लिटरेचर, फिलोसॉफी, सिक्योरिटी मैटर्स एंड जियोपॉलिटिक्स के बारे में पता था। इसलिए उनका पूरा बिलीव है कि ये बाबा और कोई नहीं बल्कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही थे। लेकिन उन्होंने अपने थ्योरी को प्रूफ करने के लिए कोई सबूत नहीं दिया है, बस उन्होंने कहा कि मैंने मुखर्जी कमीशन से इंस्पिरेशन ली है। बट मुखर्जी कमीशन भले ही ये कहती हो कि नेताजी की मौत प्लेन क्रैश में नहीं हुई थी, लेकिन वो भी इस थ्योरी से एग्री नहीं करते हैं। इतने सारे इन्वेस्टिगेशन के बाद भी टाइम पे लोग अलग अलग थ्योरी लाते रहते हैं। इनफैक्ट 2016 में जब सरकार ने नेताजी से जुड़े हुए सारे डॉक्यूमेंट्स को डिक्लासिफाई कर दिया, उसमें भी यही पता चला कि अलग अलग 10 सरकारी इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट ऑलमोस्ट सेम था कि नेताजी की मौत 18 अगस्त 1945 की एक प्लेन क्रैश में हुआ था ताइवान में, एक्सेप्ट मुखर्जी कमीशन। फिर भी लोग सरकारी रिपोर्ट की वजह अलग अलग कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में बिलीव करते हैं। मगर क्यों? क्योंकि हम जिन्हें एडमायर करते हैं, जिन्हें फॉलो करते हैं, हम मान ही नहीं सकते कि उनका भी एक्सीडेंट हो सकता है। हमें लगता है कि यार इतने महान आदमी का एक्सीडेंट थोड़ी ना हो सकता है, जरूर कोई ना कोई साजिश होगा। अब अगर हमें सरकारी रिपोर्ट की वजह किसी कंस्पिरेसी थ्योरी के ऊपर बिलीव करना है, तो हमें उस थ्योरी को प्रूफ करने के लिए सबूत भी देना होगा, क्योंकि एक गलत अफवाह, एक गलत खबर पूरी समझ पर असर डालता है। एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी किस तरह से पूरे समाज पर असर डालता है, वो जानने के लिए इस वीडियो के ऊपर क्लिक करो।